ये कहानी है अमेरिका के एक नौजवान की, जिसका नाम, और ये नौजवान की ख़ास बात ये थी कि उस ज़माने में तो सोशल मीडिया हम हर जगह इस्तेमाल करते हैं। उसने बरसों पहले ये आगाह किया था कि एक दौर आएगा जब सोशल मीडिया की वजह से इंसानों की आज़ादी छिन जाएगी और इंसान ग़ुलाम हो जाएगा। बहुत सारी दुश्वारियाँ आएंगी ज़िंदगी में। अब अगर आप सोचिए तो वाकई बहुत सारी चीज़ें बदल गई हैं। एक घर में 5 लोग बैठे हों तो पाँचों आपस में बात करने के बजाय आप देखेंगे नॉर्मली सबके हाथ में मोबाइल, सब अपने अपने मोबाइल पर लगे हुए हैं। तो ये उस शख्स ने बहुत पहले कहा। नाम है टेड कजिंस्की। टेड कजिंस्की का जन्म 1942 में अमेरिका के शिकागो शहर में हुआ था। बचपन से ही ब्रिलियंट था। मैथ में तो उसका जवाब नहीं, चैंपियन था। जब उसका आईक्यू लेवल चेक किया गया था तो पता चला था 167, मतलब जीनियस। तो पढ़ाई लिखाई में भी उसका साफ साफ असर दिख रहा था। सिर्फ 16 साल का था जब टेड, ओनली 16 ईयर, तब इसको नामचीन हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में दाखिला मिल गया। अब ये हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में और बाकायदा स्कॉलरशिप, और वहीं आप पढ़ाई कर रहा है। बैचलर्स करने के बाद उसने फिर मिशिगन यूनिवर्सिटी, एक और तो नामचीन यूनिवर्सिटी, वहाँ पे उसने दाखिला लिया और वहाँ से मैथमेटिक्स में इसने मास्टर्स किया और फिर मास्टर्स करने के बाद पीएचडी हासिल की मैथमेटिक्स में। और ये सब कुछ उसने बेहद कम उम्र में। शुरू से लेकर आखिर तक ऐसा कोई भी एग्ज़ाम नहीं जिसमें वो फर्स्ट ना आया हो। सेकंड तो कभी आया ही नहीं। हर एग्ज़ाम को उसने बड़ी आसानी से पास किया, अपनी जहानत दिखाई, अपनी जो जीनियस था उसका असर उसके एग्ज़ाम के रिज़ल्ट पर भी देखा जाता था। उसी दौरान में उसने एक रिसर्च पेपर लिखा था और कहते हैं कि जो उसके एडवाइज़र थे जिन्होंने रिसर्च पेपर पढ़ा उसका, उस उम्र में छोटी सी, तो उन्होंने कहा कि जो रिसर्च पेपर उसने लिखा है कि पूरे अमेरिका में शायद 10 या 12 लोग होंगे गिनती के जो उसकी उस रिसर्च पेपर को समझ पाएंगे। उसने वक्त से इतने आगे की सारी चीज़ें लिख डाली थी। पढ़ाई लिखाई सब कुछ सही चल रहा था। लग रहा था कि टेड का पूरा करियर बिल्कुल बेहतरीन है। पीएचडी पूरी करने के बाद अब वो सोच रहा था आगे क्या करे, लेकिन उससे पहले उसके एक दिमाग में चीज़ आई। उसने जब ये सारे मास्टर्स, उससे पहले बैचलर्स, ये सब कुछ किया और हमेशा एग्ज़ाम में फर्स्ट आता, तो उसके दिमाग में ये था कि ये एग्ज़ाम क्या है, ये तो मतलब मेरे मेयार, मेरे स्टैंडर्ड के हिसाब से ही नहीं है, तो बहुत ही ईजी है। तो उसको बहुत बोर लगने लगा कि ये सिस्टम क्या है, एजुकेशन सिस्टम क्या है, एग्जामिनेशन क्या है। जो मैं पढ़ाई कर रहा हूँ, जो मैं सोच रहा हूँ, जो मैं लिखना चाहता हूँ, उसके मुकाबले तो एग्ज़ाम कुछ भी नहीं है, 10% है। तो इतना आसान, इतना हल्का एग्ज़ाम देकर मैं अपना वक्त क्यों बर्बाद कर रहा हूँ। अब आप सोचिए उसकी जहानत का असर, कि उसे ये सारे एग्ज़ाम जितने भी उसने अपने लाइफ में दिए, उसे लगा कि ये बच्चों का खेल है, तो इतना हल्का एग्ज़ाम भी नहीं होना चाहिए। इन सारी चीज़ों ने धीरे धीरे उसके जहन पे असर करना शुरू किया कि ये सब बेकार है। इसी के बाद पीएचडी पूरी करने के बाद अब जो टेड है वो कैलिफोर्निया पहुंच जाता है और वहाँ बर्कले यूनिवर्सिटी में वो असिस्टेंट प्रोफेसर की नौकरी कर लेता है। सिर्फ 25 साल की उम्र, और बर्कले यूनिवर्सिटी में कैलिफोर्निया जाकर अब वो असिस्टेंट प्रोफेसर बन गया। 25 साल उसकी उम्र थी। 1971 अब आ गया। 1971 में आते आते जब इसने असिस्टेंट प्रोफेसर की नौकरी भी कर ली, पीएचडी भी कर लिया, सब कुछ कर लिया, उसे लगा कि जितने आसपास के लोग हैं वो जो बातें करते हैं, इन सब के पास उतनी जानकारी या जहन नहीं है, ब्रेन नहीं है, और उसे लगता था मैं सबसे अलग हूँ। ये होता है अक्सर ऐसे जीनियस लोगों के साथ। तो उसको इन सारी चीज़ों से अब मोह उसका भंग हो गया। अचानक उसने 1971 में बर्कले यूनिवर्सिटी से इस्तीफ़ा दे दिया असिस्टेंट प्रोफेसर के पोस्ट से, और उसके बाद वो वहाँ से निकला और फिर मॉन्टेना स्टेट पहुंच गया। और वहाँ के एक लिंकन शहर है, उस लिंकन शहर से दूर, शहर के बाहर, जहाँ कोई बस्ती नहीं, कोई आबादी नहीं, एक वीराने में उसने एक झोपड़ी बनाई और जाकर उस सब झोपड़ी में रहने लगा। उसके घर वालों के कुछ लोगों को पता था कि टेड जो है यहाँ आ गया है, नौकरी भी छोड़ दी और अब अपना घर पेरेंट्स के साथ रहने की बजाय वो लिंकन शहर के एक दूर दराज सन्नाटे में एक झोपड़ी में रह रहा। और झोपड़ी ऐसी जगह उसने बनाई जहाँ ना बिजली है, ना पानी है, कोई भी बेसिक फैसिलिटी, सुविधा नहीं है, लेकिन वो वहाँ अपने तमाम किताबों के साथ पहुँच गया। कुछ दिनों तक घर वालों ने भी पूछा, उसके बाद घर वालों ने भी कहा कि इसका दिमाग ऐसे ही है, भूल गए। अब ये अपना 1971 से आकर उस झोपड़ी में रहने लगा, अमेरिका की चकाचौंध से दूर, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी से पढ़ा हुआ, बर्कले यूनिवर्सिटी में पढ़ाया हुआ एक जीनियस, दुनिया और आबादी से दूर एक वीराने में जाकर एक झोपड़ी में अब रहने लगता है। करीब 6-7 साल बिता देता है। अब टेड के बारे में किसी को कोई जानकारी नहीं।
दोस्त भी बहुत कम थे, बहुत कम लोगों से बात करता था, तो किसी को कोई उसकी परवाह भी नहीं वो कहाँ है। 71 में वो उस बस्ती वीराने में गया, इंसानी आबादी को छोड़कर 6-7 साल वहीं रहा। इस दौरान पता नहीं उसने क्या क्या किया, और अब लोग उसको भूल गए। 25 मई 1978 टेट के वीराने में जाने के करीब 7 साल के बाद पहली बार एक अजीब चीज़ होती है। होती यह है कि नॉर्थ वेस्टर्न यूनिवर्सिटी में एक प्रोफेसर थे, क्रिस्टन इलिनॉय। क्रिस्टन इलिनॉय ये इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट के प्रोफेसर थे। इनके घर पे एक पोस्टल डिपार्टमेंट का एक कर्मचारी पहुंचता है और कहता है कि मिस्टर क्रिस्ट, आपके नाम पे एक पैकेट है। अब भेजने वाले का नाम नहीं, और उसमें यह था कि अगर इस पैकेट को रिटर्न करना हो तो इस एड्रेस पे आप कर दीजिए। और वो जो एड्रेस था रिटर्न करने वाला, वो मिस्टर क्रिस्ट इलिनॉय का था, जो इंजीनियरिंग के प्रोफेसर थे। अब उन्होंने पूछा ये कहाँ से आया, क्योंकि सेंडर का कोई नाम वाम नहीं। तो प्रोफेसर साहब ने जब पूछा तो पोस्टल डिपार्टमेंट के कर्मचारी ने कहा कि सर, हमें तो यूनिवर्सिटी कैंपस में रखा हुआ मिला, और चूंकि इस पर आपका नाम था कि अगर कोई ना हो तो रिटर्न यहीं करना है, तो इसलिए हम लेकर खुद चले आए। प्रोफेसर साहब को कुछ शक हुआ। उन्होंने कहा यह पैकेट मेरा नहीं है, ना मैंने किसी को भेजा है। उन्होंने फ़ौरन पुलिस को कॉल किया। पुलिस की एक टीम फ़ौरन उस एड्रेस पे पहुंचती है, घर पे उनके मिस्टर क्रिस्ट के। अब पोस्टल डिपार्टमेंट का वो कर्मचारी, प्रोफेसर साहब और पुलिस की टीम, पुलिस बड़े एहतियात से उस पैकेट को खोलती है। लेकिन जैसे ही खोलती है एक धमाका होता है। धमाका इतना ताकतवर नहीं था कि बहुत नुकसान हो, लेकिन फिर भी चोट आती है उस पुलिस अफसर को, उस पोस्टल डिपार्टमेंट के कर्मचारी को। प्रोफेसर साहब थोड़ी दूरी पर थे, उन्हें कोई चोट नहीं आती। तो उसके अंदर एक बॉम्ब था उस पैकेट में, लेकिन वो बॉम्ब बहुत ज़्यादा एडवांस नहीं था। अब ये अजीब बात थी कि एक प्रोफेसर के घर पे ये बॉम्ब किसने भेजा। पुलिस ने तफ्तीश की, लेकिन कोई ज़्यादा नुकसान हुआ नहीं था, मामूली बम था, तो उतने ज़्यादा भी कुछ पुलिस आगे नहीं बढ़ी। करीब 9-10 महीने बीत गए। 9-10 महीने तक सब कुछ शांत था। 9-10 महीने के बाद फिर ऐसा ही एक पैकेट उसी यूनिवर्सिटी के एक स्टूडेंट्स को भेजा गया। स्टूडेंट्स ने उस पैकेट को खोला तो फिर धमाका हुआ। स्टूडेंट को मामूली चोट आई। इस बार भी बम इतना ताकतवर नहीं था। अब ये 2 इंसिडेंट हो गया, लेकिन दोनों इंसिडेंट इतने मामूली थे कि पुलिस के लेवल पे इसको निपटा दिया गया। सोचा गया कि इसमें कुछ तो ऐसा है नहीं। लेकिन फिर एक तीसरा इंसिडेंट होता है, और इस तीसरे इंसिडेंट ने अमेरिका की सबसे बड़ी जांच एजेंसी FBI को मजबूर कर दिया कि वो इस केस को इन्वेस्टिगेट करे। होता यह है कि अमेरिका की एक अमेरिकन एयरलाइंस की फ़्लाइट जो शिकागो से वॉशिंगटन जा रही थी, उसके जब ये उड़ी तो बैगेज जो एरिया होता है प्लेन का, उस बैगेज एरिया से अचानक धुआं निकलना शुरू हुआ। प्लेन की इमरजेंसी लैंडिंग की गई। इमरजेंसी लैंडिंग के बाद जब तलाशी ली गई बैगेज एरिया में, तो पाया गया कि एक पैकेट है और उस पैकेट से धुआं निकल रहा है, और उस पैकेट के अंदर एक बॉम्ब था। बॉम्ब फटा नहीं किसी वजह से, और इस वजह से नुकसान नहीं हुआ। अगर वो बॉम्ब फट जाता तो उस प्लेन में सवार करीब 150 मुसाफिर और क्रू मेंबर कोई नहीं बचता, क्योंकि बीच आसमान में ये बम फटता। लेकिन खुशकिस्मती से ये बॉम्ब फटा नहीं, कुछ तकनीकी खामियों के चलते। तो सिर्फ धुआं हुआ, और धुआं देखकर पायलट अलर्ट हो गया। उसके बाद उसने इमरजेंसी लैंडिंग की और इन तमाम लोगों की जान बच गई। अब जब ये बात आई तब FBI तक पहुंची। जब FBI ने इस केस की तफ्तीश की तो पता चला कि जिस तरीके का ये पैकेट था, उन्होंने अब ये अपने डेटा बैंक से निकालना शुरू किया, तो पता चला कि एक यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर इंजीनियरिंग के एक और स्टूडेंट, इन दोनों को इसी तरीके से ये पैकेट भेजा गया था। अब FBI का ध्यान जब आया और उन्होंने देखा कि ये दोनों, इससे पहले भी ऐसी चीज़ें हो चुकी हैं, अब FBI ने मामले की तफ्तीश शुरू की। अब FBI जांच ही कर रही थी कि तभी वहाँ अमेरिका की एक यूनाइटेड एयरलाइंस के मालिक, के ओनर थे पर्सी वुड, उनको भी सेम एक पैकेट मिला। पैकेट खोला गया और मिस्टर पर्सी भी इंजर्ड हो गए। मौत नहीं हुई क्योंकि बॉम्ब इतना ताकतवर नहीं था। तब ये 4 इंसिडेंट हो चुके हैं, एक प्रोफेसर, एक स्टूडेंट, एक प्लेन में, और एक एयरलाइंस के मालिक के पास। अब FBI लग गई तफ्तीश में कि ये मसला क्या है। अब उन्होंने एक टास्क फोर्स बनाई कि आखिर ये कौन कर रहा है, कौन टेररिस्ट है। लेकिन तमाम कोशिशों के बावजूद उन्हें कोई सुराग नहीं मिला। बम को बनाने में कोई ऐसी चीज़ जो इस्तेमाल हुआ था वो थोड़ी सी कॉमन थी, लेकिन वो शख्स कौन था, पुलिस को लगा कि यह है तो काम एक ही शख्स का, लेकिन कौन नहीं मालूम। बम के साथ कई बार जो कुछ नोट मिले, उससे भी पुलिस को कोई ख़ास कामयाबी नहीं मिली। और
इसके बाद FBI जो है अपनी तफ्तीश करती रही, खाली हाथ, कोई क्लू नहीं, कहीं जानकारी नहीं। अगले कई सालों तक इसी तरीके से पैकेट आते रहे, फटते रहे और FBI के हाथ खाली रहे। 1985 में भी कई ऐसे बम भेजे गए और उनमें से ज़्यादातर लोगों को चोट आई। एक ऐसा बम हुआ 1985 में जो एक कंप्यूटर स्टोर था, वहाँ के ओनर को भेजा गया और जब उसने खोला तो शायद वो बम के बेहद करीब था, उसकी मौत हो गई। तो ये पहली डेथ थी या पहला कत्ल था उस पार्सल बम के ज़रिए। अब FBI चूँकि अभी तक मामूली इंजरी थी, अब एक डेथ हुई, FBI की टीम और ज़ोरों शोर से लगी। फिर भी 2 साल बीत गए, 85 से 87 आ गया। 1987 में FBI को पहली बार एक क्लू मिलता है। एक जो बॉम्ब भेजा गया था एक और जगह पे जहाँ पे इंजरी आई एक शख्स को उस पैकेट को खोलते हुए, तो वहाँ का एक CCTV फुटेज मिला। उस CCTV फुटेज में एक शख्स था। FBI ने उसके स्केच बनाए, स्केच को जगह जगह भेजा, लेकिन कोई फ़ायदा नहीं हुआ। उसकी वजह ये थी कि जो शख्स उस CCTV में कैद था उसने एक तो काला चश्मा पहन रखा था और इसके अलावा उसने हुड पहन रखा था, तो उसका चेहरा बहुत क्लियर नहीं था। तो इस CCTV फुटेज की वजह से भी FBI को कोई कामयाबी नहीं मिली। 1987 में ये CCTV फुटेज मिला। इसके बाद 6 साल और बीत गए, 1993 आ गया। इसी तरीके से बॉम्ब लोगों को भेजे जाते रहे और ये सिलसिला रुका नहीं। इस पूरी तफ्तीश के दौरान FBI ने जितने भी जो भी उसको क्लू मिलता वो उस पर तफ्तीश करती, लेकिन कोई फ़ायदा नहीं। इस दौरान 1994 आ गया। एक वकील को एक पैकेट मिला इसी तरीके का। वकील ने पैकेट खोला और उस वकील की मौत हो गई। पैकेट के साथ एक नोट था। उस नोट में लिखा था कि ये वकील एक ख़ास तेल की कंपनी है, उसके लिए काम करता है और इसीलिए इसको ये सज़ा दी जा रही है। इसके बाद 1995 में एक लकड़ी के बहुत बड़े कारोबारी थे अमेरिका के, उनको भी ऐसे ही पैकेट मिला। उन्होंने भी खोला। इस बार खोलते ही धमाके में उनकी भी जान चली गई। करीब करीब 17 साल अब हो चुके थे जो पहला इंसिडेंट हुआ था यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर के बाद, और इन 17 सालों में दर्जनों ऐसे पार्सल बम भेजे गए। 3 लोगों की मौत हो चुकी थी, दर्जनों घायल हुए थे। तमाम कोशिश कर ली, लेकिन FBI को कोई सुराग नहीं मिल रहा है। अब इसी के बाद ही FBI ने फिर प्रेशर तो था ही, अब उन्होंने सारे इंसिडेंट्स को एक साथ जोड़कर नए सिरे से कहा कि अब इसकी जांच करते हैं। अब पहले इंसिडेंट से लेकर आखिरी इंसिडेंट तक की उन्होंने कड़ियाँ जोड़ी। कड़ियाँ जोड़ने के बाद अब उन्होंने पहली बार इस केस को नाम दिया यूनाबॉम्बर। यूनाबॉम्बर मीन्स यूनाबॉम्ब। यूनाबॉम्ब यानी यूनिवर्सिटी एंड एयरलाइन बॉम्बर। उसकी वजह ये थी जो इन्होंने नाम दिया यूनाबॉम्बर कि इंसिडेंट शुरुआत जो हुई थी वो यूनिवर्सिटी से हुई और उसके बाद प्लेन में बॉम्ब रखा जो फटा नहीं, एक एयरलाइंस के मालिक को पैकेट भेजा जो मरा नहीं। तो कहीं ना कहीं अब FBI की जो जांच थी वो इस बात पे थी कि जो भी ये कर रहा है, जो बॉम्बर है, जो टेररिस्ट है, उसका या तो यूनिवर्सिटी से कोई लेना देना है जहाँ से उसकी कोई दुश्मनी है या कोई कहानी है, और या फिर वो एक तरह से एयरलाइंस का कोई मैकेनिक या इंजीनियर है और एयरलाइंस के साथ उसका कोई मतभेद है या कोई परेशानी है। अब इसके बाद FBI ने यूनिवर्सिटी से तमाम ऐसी जानकारी कि ऐसा कौन हो सकता है जिससे यूनिवर्सिटी से गुस्सा है, नफरत है, कोई फ़ायदा नहीं हुआ, कोई उसका नाता नहीं मिला इस गुमनाम हमलावर का। अब उसके बाद उन्होंने तमाम एयरलाइंस के जो मैकेनिक हैं, प्लेन मैकेनिक, उनके बारे में जानकारी जुटानी शुरू की। वहाँ से भी हाथ खाली, कुछ जानकारी नहीं मिली। अब हर तरफ से हार कर FBI ने आखिरकार $10 लाख के इनाम का ऐलान कर दिया कि शायद अब पब्लिक की मदद से उसका राज फाश और उसे हम पकड़ सकें, जो पिछले 17-18 सालों से FBI को बेवकूफ़ बना रहा है। अब $10 लाख छोटी मोटी रकम नहीं थी, करीब करीब आज के ज़माने में देखें तो 8-8.5 करोड़ रुपए उस वक्त। तो अब $10 लाख के इनाम का ऐलान, FBI को लगा कहीं से कोई जानकारी मिलेगी, लेकिन फिर वक्त बीता और कोई जानकारी नहीं। 20 साल करीब हो गए थे, FBI के हाथ खाली थे। वो गुमनाम हमलावर जो पैकेट में बॉम्ब भेज रहा है, क्यों भेज रहा है ये तक पता नहीं, कहाँ रहता है वो, कुछ जानकारी नहीं। $10 लाख का इनाम भी खाली, अभी तक कोई आगे आया नहीं। तभी 1995 में अचानक एक घटना घटती है। 1995 के दिन न्यूयॉर्क टाइम्स समेत 2 या 3 और अखबारों को एक लेटर मिलता है। एक गुमनाम खत था, न्यूयॉर्क टाइम्स और बाकी 2-3 न्यूज़पेपर को। इस लेटर के साथ एक मैनिफेस्टो था।
जैसे चुनाव में होता है घोषणा पत्र, ये करो, ये हम ये करेंगे जीतने के बाद। अब उस लेटर में धमकी थी और साथ में एक मैनिफेस्टो, घोषणा पत्र। धमकी ये दी गई थी कि अगर इस मैनिफेस्टो को नहीं छापा तो ये पार्सल बम के हमले जारी रहेंगे, और अगर छाप दिया तो ये हमले रुक जाएंगे। अब उसके साथ जो मैनिफेस्टो था उसमें बहुत लंबी चौड़ी बातें लिखी हुई थी, लेकिन जो उसका जिस था, जो समझ था, वो ये था कि ये जो इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन हुआ है और ये जो नई नई टेक्नोलॉजी और तकनीक आई है, इसकी वजह से अब पूरा जो इंसान है इन्हीं टेक्नोलॉजी पे डिपेंडेंट होकर रह गया है, निर्भर होकर रह गया है, और इंसान ने इन टेक्नोलॉजी की वजह से अपनी आज़ादी खो दी है। और इसीलिए उन्होंने, जब इंसान इस टेक्नोलॉजी का ग़ुलाम हो गया, अपनी आज़ादी खो दी, तो ऐसे में इंसानों को जगाने के लिए धमाके ज़रूरी हैं। ये लाइन उस धमकी, जो ख़त था कि हम टेक्नोलॉजी के ग़ुलाम हो चुके हैं और हमने अपनी आज़ादी खो दी है, और इंसानों की इस खोई आज़ादी को जगाने के लिए धमाके ज़रूरी हैं ताकि वो इसके ग़ुलाम ना बने। और साथ में अब मैनिफेस्टो के इसमें ये होना चाहिए, ये होना चाहिए। अब ये सारे लेटर न्यूज़पेपर के थ्रू FBI तक पहुँचे। FBI जो 20 साल तक उस बंदे को ढूंढ नहीं पा रही कि कौन है। अब FBI और अमेरिका किसी टेररिस्ट के साथ नेगोशिएशन नहीं करती, बातचीत या समझौता नहीं करती, ये उनका अपना रूल है, उसूल है। लेकिन अब यहाँ ये था कि एक शख्स 20 साल से बॉम्ब पे बॉम्ब भेज रहा है, 3 लोग मारे जा चुके हैं, कई इंजर्ड हो चुके हैं, और अब वो अखबार को एक मैनिफेस्टो भेज रहा है और कह रहा है कि अगर आप ये छाप देते हो तो फिर हमला रुक जाएगा। मीटिंग हुई, आला अफसरों से मंजूरी ली गई। फिर ये तय हुआ कि चूँकि इसको छापने में कोई नुकसान है नहीं, क्योंकि इसमें कोई ऐसी भड़काऊ बात नहीं है, कायदे से जो बातें लिखी थी वो बहुत ही मतलब एक तरह से इंसानों की भलाई के लिए थी, तो उसमें ऐसी कोई चीज़ नहीं थी जो छापने से नुकसान हो सकता, बल्कि उसमें कुछ अच्छी चीज़ें थी, उससे इंसानों का भला होता। और फिर उसने ये भी लिखा था कि अगर आप ये छाप दोगे तो हमले रुक जाएंगे। लेकिन FBI को ये भी लगा कि अगर इस मैनिफेस्टो को छापते हैं तो क्या पता उसकी जो राइटिंग है, जिस तरीके से उसने लिखा है, शायद उससे कोई क्लू मिले, उसको पढ़ने के बाद अखबारों में कोई सामने आए और बताए कि ये ऐसा कौन लिख सकता है। तो FBI ने आखिरकार अपने आकाओं से इजाज़त ली और अखबारों को इजाज़त दी कि आप इस मैनिफेस्टो को छापो। इसके बाद न्यूयॉर्क टाइम्स समेत तमाम अखबारों में ये मैनिफेस्टो छपा, और साथ में खबर कि ये उसी पार्सल जो बॉम्ब भेजता है उसी का ये ख़त है, ये धमकी है और ये मैनिफेस्टो है, और ये हम छाप रहे हैं। अब अखबार में छपने के बाद FBI उम्मीद करने लगी, इंतज़ार करने लगी कि कोई तो आएगा जो शायद इस मैनिफेस्टो, उसकी राइटिंग, वो जिस तरीके की बातें लिख रहा है, उससे कोई क्लू दे जाए कि वो बंदा कौन हो सकता है, उसकी भाषा, उसकी लैंग्वेज के ज़रिए। लेकिन दिन पर दिन बीतते गए, FBI के हाथ अब भी खाली, कोई सामने नहीं आ रहा। करीब 6 महीने बीत गए। 6 महीने के बाद एक शख्स जिसका नाम था डेविड कजिंस्की, ये अचानक FBI के दफ्तर पहुंचता है और जाकर कहता है कि ये जो 6 महीने पहले न्यूज़पेपर में ये मैनिफेस्टो और ये लेटर छपा था, उस पूरे मैनिफेस्टो की भाषा, उसकी लैंग्वेज, वो किसकी है मैं जानता हूँ। FBI हैरान, पहले तो पूछती है कि आपने अखबार 6 महीने पहले पढ़ा, आप क्यों आ रहे हो। उसने कहा पढ़ते ही मुझे अगले ही दिन अंदाज़ा हो गया था कि ये कौन कर सकता है, लेकिन पहले मैं कंफर्म करना चाहता था, और इसलिए मैंने एक प्राइवेट जो है इन्वेस्टिगेटर हायर किया, और उसकी मदद से मैंने फिर पूरा रिसर्च करना शुरू किया, और अब मुझे आज सुबह ही ये कंफर्मेशन मिला कि मैं गलत नहीं हूँ, जिसने ये भेजा है मैं उसको जानता हूँ, और इसीलिए आपके पास आया हूँ। तो उसने पूछा कौन है। डेविड ने बताया कि वो मेरा भाई है, टेड कजिंस्की, वही टेड कजिंस्की जो एक जीनियस मैथ का, जो हार्वर्ड में पढ़ा हुआ, जिसे इस दुनिया के इम्तिहान बच्चों के खिलौने टाइप लगते थे कि ये क्या एग्ज़ाम है, जितनी आसानी से मैं पास कर जाता हूँ। अब जब उसने बताया तो FBI ने कहा कि ठीक है, लेकिन वो सिर्फ डेविड के कहने पर गिरफ्तार नहीं कर सकती थी टेड को। FBI ने कहा हम अपनी तरफ से भी सबूत हासिल करेंगे। फिर उसने बताया कि वो शहर के बाहर एक झोपड़ी में रहता है पिछले 7-8 बल्कि बरसों से, 1971 से ही करीब। अब इसके बाद, और ये 95 आ चुका था, FBI ने अब कहा कि उसके पीछे जांच करते हैं पहले। अब FBI जांच में जुट गई, FBI अभी पुख्ता सबूत जुटा रही है। लेकिन इसी दौरान में गलती से ये जो डेविड कजिंस्की ने सारा खुलासा किया था, उस प्राइवेट इन्वेस्टिगेटर को जिसने हायर किया था, उसका एक दोस्त मीडिया में था, उसने उसको ये खुलासा कर दिया कि पार्सल बॉम्बर की निशानदेही हो चुकी है, उसका नाम ये है, उसका भाई ये है। न्यूज़ चैनल में ये खबर चल गई।
अब जैसी खबर चली, FBI को लगा कि इस खबर के बाद हो सकता है टेड अलर्ट हो जाए और भाग जाए। इसके बाद उनके पास कोई रास्ता नहीं था। खबर चलते ही अगले कुछ ही घंटों के अंदर वो भागकर उसी वीराने में पहुंचते हैं, उस झोपड़ी में। वहाँ जाते हैं, टेड वहाँ आराम से बैठा था, उसे अपने साथ ले जाते हैं। बाद में उस झोपड़ी की तलाशी लेते हैं। वहाँ बहुत सारे नोट, थीसिस, मैथमेटिक्स और बाकी चीज़ों के, और साथ में बॉम्ब बनाने की कुछ चीज़ें मिलती हैं। इससे साबित हो जाता है कि ये पार्सल बॉम्ब यहीं बनता था। इसके बाद अब उसे अदालत में पेश किया जाता है। उससे पूछा जाता है कि इतना काबिल, इतना जीनियस, इतना ज़हीन स्टूडेंट, एक प्रोफेसर भी रहा, क्यों वो लोगों को पार्सल बम फेंक कर ज़ख्मी कर रहा था या मार रहा था। तब उसने अपनी कहानी बताई। उसने कहा, मैं मैथ का स्टूडेंट था, मुझे इन सारी चीज़ों में बहुत इंटरेस्ट था, मज़ा आता था, लेकिन इत्तेफाक से जो हमारा एजुकेशन सिस्टम है उसमें एक साइकोलॉजी भी थी हमारे लिए, एक ऑप्शनल या उसको कहें आप सब्जेक्ट। तो बोला मेरा उसमें कोई इंटरेस्ट नहीं था, लेकिन चूंकि एक सिस्टम है यूनिवर्सिटी की, एक डिग्री हासिल करने के लिए, एक बैचलर या फिर मास्टर, तो उसमें कई चीज़ें होती हैं। तो उसने कहा कि मुझे जबरन उस जो साइकोलॉजी का है उसकी क्लास अटेंड करनी पड़ती थी। लेकिन वो क्लास अजीब होती थी, वहाँ पे जिससे मुझे गाली दिया जाता या मुझे थप्पड़ मारा जाता। और वो इसलिए नहीं कि वो मुझसे दुश्मनी थी, बल्कि इसलिए ताकि जब वो मुझे गाली दे रहे हैं, मुझे अब्यूज़ कर रहे हैं, बुरा भला कर रहे हैं या मुझे थप्पड़ मार रहे हैं, तो मेरे चेहरे का रिएक्शन क्या है, हाव भाव क्या है, उसे कैमरे में कैद कर रहे हैं। फिर बाद में दिखा देते कि देखो जब तुम आए तो ऐसे नॉर्मल थे, तुमसे हाय हेलो किया तो तुम्हारे चेहरे का रिएक्शन ये था, थप्पड़ मारा तो अचानक तुम्हारा चेहरे का रंग यूँ बदला, गाली दी तो तुम्हारे चेहरे का रंग यूँ बदला। तो बोले ये चीज़ें मुझे बहुत बुरी लगती थी। धीरे धीरे उसके अंदर ये बात एक बैठ गई कि शायद ये उसका इंसल्ट या बेइज्जती कर रहे हैं। और इसके बाद फिर लड़कियों की तरफ भी उसको इन चीज़ों की वजह से लगा कि शायद लड़कियां जो हैं उसकी बेइज्जती कर रही हैं इन ऐसे वीडियोस को देखकर। उसे लगा कि ये सब बेकार है। और उसके बाद वो निकल गया वीराने में, और उसने कहा कि अब ऐसे जो लोग हैं जो ख़ासतौर पर सिस्टम से जुड़े हुए, एजुकेशन से जुड़े हुए, फिर इनको सिखाते हैं। और उसी में से एक वो प्रोफेसर थे जिससे उसने शुरुआत की। फिर कई स्टूडेंट्स थे, कुछ उसमें साइकोलॉजी के थे टीचर, उनको भी भेजा। पर उसने अपना जुर्म कबूल कर लिया। 4 मई 1998 इत्तेफाक से, ये भी मई का महीना है, 4 मई 1998 को टेड ने अपने सारे जुर्म कबूल किए। 3 मर्डर थे, बाकी इतनी सारी जो उसने ज़ख्मी किया था लोगों को। एक प्लेन तो बच गया अगर वो ब्लास्ट हो जाता तो फिर उसके ऊपर अदालत ने मुकदमा चला और फैसला सुनाया गया। टेड को उम्र कैद की सज़ा सुनाई गई, यानी कि जब तक वो जिंदा है जेल में रहेगा। 1998 में ये सज़ा सुनाई गई थी। 25 साल हो गए हैं, टेड अभी जेल में है। इसके आगे जो भी अपडेट होगा मैं आप तक ज़रूर पहुंचाऊंगा। लेकिन एक जीनियस का ये हश्र वाकई अफसोस होता है, जिसका IQ लेवल कहते हैं कि आइंस्टाइन जितना था, बल्कि हो सकता है ज़्यादा था। तो ये थी कहानी एक जीनियस टेररिस्ट की, जिसे पकड़ने में FBI को 20 साल लग गए।